8 बजे मंत्री जी का रिप्लाई होगा। कितने बजे? 8:15 बजे मंत्री जी का रिप्लाई शुरू होगा। सभापति महोदय, ये सदन पिछले 8 घंटों से राजस्थान के 76% आम आवाम से जुड़ी हुई मांग संख्या 46 और 47 पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इस देश का दूसरा राज्य है और यहाँ की 76% आबादी का जीवन यापन खेत खलियान, किसान किसानी और पशुपालन पर निर्भर करता है। हमारी जीडीपी में भी योगदान 28.95% है। आज राजस्थान के अंदर 2,77,00,000 जोत जिनका सीना चीर कर यह अंधातान पैदा करता है। सभापति महोदय, 2021-22 में जब मुख्यमंत्री जी सदन में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, इन्होंने बजट पैरा 67 में जब ये कहा कि मैं आगामी वर्ष से 2022-23 से पृथक कृषक बजट लेके आऊँगा, किसान का बजट लेकर आऊँगा, हमारे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने बहुत जोर से मेज थपथपाई। ये जनधारणाएं बनाने की कोशिश की। कब कृषि में आमूल चूल परिवर्तन का युग प्रारंभ हो गया, बड़े नवाचार होंगे और एक नई हरित क्रांति आ सकती है, और मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के आवाम के सामने अपने आप को दूसरे स्वामीनाथन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। सभापति महोदय, मैंने इन दोनों कृषि बजट को 2022-23, 2023-24 को बड़ी गौर से पढ़ा है और मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि अगर इनको मुझे 2 शब्दों में व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो खोदा पहाड़ और निकली मरी हुई चुईया, कपोल कल्पित बातें, और इसमें ना तो किसान के लिए कोई रीति है, ना नीति है, ना नीयत दिखाई दी। और इन दोनों कृषि बजटों में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर बरसों से संचालित वो योजनाएं जो केंद्रीय योजना थी, राज्य की योजनाएं थी, एक पैसा अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया नहीं। और इन दोनों कृषि योजनाओं के सामने मिशन शब्द लिखकर और ये 2 कृषि बजट प्रस्तुत करके पृथक कृषि बजट प्रस्तुत करने का दावा करने वाली सरकार ने राजस्थान के किसान को गुमराह करने की कोशिश की। सभापति महोदय, मैं आंकड़ों से सिद्ध करूंगा, ये जो 2022-23 और जो 2023-24 हमने देखा है, हमेशा बजट को उत्तरोत्तर बढ़ते देखा है। कृषि के लिए जो बजट इस सरकार ने प्रस्तुत किया, उसमें 2022-23 और 23-24 में 821 करोड़ की कमी हुई। मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस 2023-24 पृष्ठ 1, जिसमें योजना का आउटले 1,84,311 करोड़ की योजना सभापति महोदय, और कृषि और संबंध सेवाएं, और संबंध सेवाओं में सभापति महोदय पूरा सहकारी विभाग है, पूरा पशुपालन विभाग है, लघु सिंचाई की सारी योजनाएं हैं। इन सब में मिलाकर जो प्रावधान किया गया, ये किसानों के हितैषी बनाने वाले इस सरकार ने प्रावधान किया, इन्हीं के आंकड़े हैं 10,580 करोड़ का, यानी कुल आउटले का 5.74। और सभापति महोदय, इसी पृष्ठ पर इन कृषि संबंधी सेवाओं में अकेले कृषि के लिए जो प्रावधान किया गया वो है इस वर्ष के लिए 3,306 करोड़ 87 लाख रुपए। और अगर ये पूरी आउटले का मैं देखूं और प्रतिशत निकालूं, टोटल राजस्थान में इस बार जो प्लान आउटले है, जिस पर इस विकास का दामोदारी खड़ी है, कृषि के लिए 1.79%। सभापति महोदय, कैसा न्याय! राजस्थान का 76% आबादी खेत खलियान पर निर्भर करती है, उसमें टोटल आउटले का 1.79% का प्रावधान करने वाली यह सरकार अब दावा कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं एक के बाद एक सत्ता पक्ष के मान्य सदस्यों को सुन रहा था, सब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने पृथक से कृषि बजट प्रस्तुत करके राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में न जाने क्या बातें कर डाली। सभापति महोदय, मैं इस पिछले साल में
जो 2022-23 का जो बजट है उसके मैं बजट एट ग्लांस पेज 1 की बात करूं तो आउटले था 1,69,655 करोड़ रुपए, और अकेले कृषि के लिए जो इस आउटले के अंदर योजनागत व्यय में जो राशि दी गई वो थी 4,127 करोड़ 12 लाख रुपए। ये पहला मौका है सभापति महोदय। 2022-23 में 4,127 करोड़ का प्रावधान, 4,127 करोड़ का प्रावधान, और 2023-24 में 3,306 करोड़ का प्रावधान। मतलब आज अगर देखें तो 900, ये जो 821 करोड़ का रुपए कम, और टोटल आउटले 2 कृषि बजट के अंदर। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, मंत्री महोदय आप किसान के पुत्र हो, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, सब लोगों ने आपकी प्रशंसा की, पर आप इतने कमजोर होंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। 2022-23 के अंदर 2.43%, 2020-23-24 में 1.79%, और इसके अंदर सभापति महोदय अफसोस तब हुआ जब मैं ढूंढ रहा था कि ये 3,306 करोड़ रुपए का जो आउटले किया गया है कृषि के लिए, इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब आपको पढ़कर सुनाऊं तो आश्चर्य होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 431 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 325 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन के लिए 180 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 90 करोड़ रुपए, परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 43 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिए 11 करोड़ रुपए, उद्यानिकी विभाग के लिए 1,211 करोड़, सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 350 करोड़, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए 300 करोड़, राष्ट्रीय बागवानी योजना के लिए 124 करोड़, और 5 कृषि विश्वविद्यालय के लिए 679 करोड़। ये पैसा जिसके दम पर आप राजस्थान में पृथक से कृषि बजट और मिशनों की बात कर रहे हो, ये कुल मिला के मैं ये सिद्ध कर सकता हूं सभापति महोदय, टेबल मेरे पास है, 80% पैसा राष्ट्रीय योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, जिसमें केंद्र का 60% पैसा उसकी है, और आप लंबी चौड़ी बात कह रहे हो सभापति महोदय। अभी यहां मुख्यमंत्री जी ने इस बजट 23-24 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जिक्र किया। जब MS स्वामीनाथन का जिक्र किया तो मैं उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी सदन को यह भी बताते कि MS स्वामीनाथन, इस आयोग का गठन हुआ 18 नवंबर 2004 को, 2014 तक सभापति महोदय 2007 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की यूपीए सरकार के सामने। 2014 तक, जब तक प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए, तब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की गई। मैं समझता हूं कि आज अगर ये सदन, आज जब भी बात चलती है, मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं हर भाषण में, यूपीए सरकार ने किसानों का 72,000 करोड़ रुपया देश का माफ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं ये बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और उसकी सिफारिशें 9 सिफारिशें थी, उसको लागू किया, तो मैं हेलीकॉप्टर से लटक कर मुख्यमंत्री जी को सलाह देने वाले सलाहकार जी तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था, क्या इस सदन को देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देनी चाहिए? यहां कई मान्य सदस्यों ने कहा किसान की आमदनी दुगनी। ये पहली बार मौका है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के किसान की आमदनी दुगना करने की अवधारणा को जनता के सामने रखा। सभापति महोदय, ये पहला मौका है, बिना खड़क बिना ताल, बिना खड़क बिना ताल, अब जो वार्ता नहीं, किसी ने मांग नहीं की, किसी ने मांग नहीं की। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसी ने मांग नहीं की। आपसे और शांति रखें। सभापति महोदय, यूपीए सरकार के 72,000 करोड़ के कर्जे पर खाक बजाने वाले लोग, अब मैं बताना चाहता हूं
11 करोड़ 4 लाख लोगों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा चला गया। और राजस्थान के 67 लाख किसान, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं, एक बटन दबता है, राजस्थान के 67 लाख किसानों को 16,583 करोड़ रुपए मिला है। बात करते हो आप। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए? मैं उस कार्यक्रम का साक्षी रहा। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री जी सूरतगढ़ आए, उन्होंने पहली बार कहा कि क्या आज वो नवाचार, वो समय नहीं आ गया जब धरती की उर्वरता शक्ति, धरती में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन सी उपज हो सकती है, इसके लिए इसके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड देश के किसानों के हाथ में हो। और मुझे खुशी है कि आज देश में 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो राजस्थान में 32 लाख। यहां बहुत बड़ी बात चली। मैं समझता हूं अगर ये माननीय सदस्य बता देते कि डीएपी के अंदर 2020-21 में जो एक बैग पर सब्सिडी 512 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ाकर 2022-23 में 2501 की। और क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए देश के किसानों को? 2013-14 में यूपीए सरकार कृषि पर जो बजट था वो था 21,933 करोड़ रुपए, और इस बार का बजट 23-24 का 1,25,000 करोड़ रुपए। क्या इस बात के लिए भी देश के किसानों को बधाई नहीं देनी चाहिए कि पिछली बार जो रियायती दरों पर जो ब्याज जो बजटीय व्यवस्था की गई थी उसे 11% बढ़ाकर 20 लाख किया गया। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस सरकार के नीति पत्र, चुनाव घोषणा पत्र पर 3 पैरा 6 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपने क्या कहा? किसानों के वोट लेने थे। आपने कहा राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदने की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। ये आपका जन घोषणा पत्र, सरकार का नीति पत्र, जिसको सरकार ने पहली कबीना की बैठक में मुख्य सचिव के हाथ में पकड़ा है, वो बोल रहा है। और फिर आपने क्या किया? 2019-20 में जब पहला बजट प्रस्तुत कर रहे थे, बजट पैरा 17, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग 1000 करोड़ का किसान कल्याण कोष मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा किसान की फसल को यथोचित मूल्य दिलाने के लिए हम इसको उपयोग करेंगे। और इसी किसान कल्याण कोष को जो 2019-20 में 1000 करोड़ था, 23-24 के अंदर आपने 7500 करोड़ किया। मैं पूछना चाहता हूं, हम किसी कोष की स्थापना करें, हम घोषणा पत्र में कहें, बजट में कहें 2019-20, 20-21, 22-23 7 बार रबी और खरीफ की फसलें आई है। आपने किसान कल्याण कोष से अगर एक दाना खरीदा हो तो आप मुझे बताएं। और सभापति महोदय, खरीद इसलिए नहीं सकता, यह किसान कल्याण कोष ये 2021-22 में 2000 करोड़ का था, 2022-23 में 5000 करोड़ की आपने घोषणा की, मंत्री जी आपको ध्यान होगा। और 2022-23 में कृषि के लिए जो पूरे बजटीय प्रावधान था, जो बजट एट ग्रांट्स में मैंने कहा, वो था 4127 करोड़। अब बताओ, 5000 करोड़ रुपए 2022-23 में इस किसान कल्याण कोष के लिए कहां से आया? आपने कहां एक्स्ट्रा बजटीय प्रबंधन किया? आप जवाब दे तो बताएं। और निवेदन करना चाहूंगा, फिर उसके बाद 11 मिशन की घोषणा इस पहले कृषि बजट में कर दी, तबाड़ तोड़। सभापति महोदय, इसी तरह 22-23 के अंदर पैरा 165 में बजट में ये 5000 करोड़ का बजट कृषक कल्याण कोष का बढ़ाकर कर दिया 7500 करोड़। और आपके बजटीय प्रबंधन था टोटल आउटले के अंदर 3306 करोड़। मैं समझता हूं यह मर्ग मरीचिका, ये जो सभापति महोदय, अब मुख्यमंत्री जी ने, अब यहां हम बैठे हैं, यहां सब लोगों ने एक बात कही, हम सब लोग खेती और किसान से संबंध रखते हैं। राम दुआई आपको एक आदमी खड़ा होकर कह दे, अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए होंगे, किसी ने किसान ने खड़े होकर कहा होगा कि हमारे लिए कृषि का अलग से बजट आया है, हमारे खेत खलियान के अंदर, हमारे जीवन स्तर के अंदर कोई परिवर्तन आया तो आप जो कहे सजा मुझे देना। ये बातें अब चलने वाले नहीं है। और मैं समझता हूं अब मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या, 2023-24 में बजट पैरा 165 में कहा कि 2000 हमारे प्रथम कृषक बजट, कृषि बजट में, उसके अंदर किसान, आमजन, किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादों ने अभूतपूर्व सराहना की। और ये कहा कि जो ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड है, 2017 से 2021-22 में जो 13.12% की बढ़ोतरी हुई है,
वो हमारी नीतियों का परिणाम है। मैं समझता हूं कि आपने जो मिशन बनाया कमाल है, मैं सदके जाऊं आप पर। आपने जो मिशन बनाया उसकी हालत क्या सभापति महोदय, ये जो पहली बार आपने राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन 3 वर्ष के सारे बजट को आपने एक जगह कर दिया, 3 वर्ष के सारे आंकड़ों को आपने एक जगह कर दिया और इस मिशन में क्या डाला, 3 वर्ष के लिए 2700 करोड़ का प्रावधान। ये भारत सरकार की वही योजना है सभापति महोदय जो सूक्ष्म सिंचाई मिशन में पहले संचालित थी। मैं समझता हूं इस तरह 3 साल के आंकड़ों को और 3 साल के बजट को एकजाई करें। पर मंत्री महोदय मुझे ये बता दो, आपने कहा था ना मैं सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन खोलेंगे। सर 1 मिनट। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 9 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय सभापति महोदय, वही बजट पारित होने तक बढ़ाया गया। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन, ये 5-5 करोड़ के संभागीय मुख्यालय में, भाई मैंने तो माइक्रोस्कोप लगा के देख दिया, अगर कहीं खोल दिया तो बता तो देना। और दूसरा ये राजस्थान जैविक मिशन, ये पहले जो हमारे समय में मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन का नाम था, उसका नाम बता के लिख दिया राजस्थान जैविक मिशन, 3 वर्ष में 600 करोड़, 4 लाख किसानों को लाभान्वित। मेरे को बताना कितने किसानों को लाभान्वित किया आपने। और ये जो ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड और संभाग स्तर पर सर्टिफिकेशन के लिए लैब स्थापित करनी थी, ये कहाँ है जी, बताओ सरी। और ये जो राजस्थान बीज उत्पादन निगम, ये लघु सीमांतों को बीज का किट बांटा जाता है ना, छत्तीसगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य। और सभापति महोदय, मैं कल मुख्यमंत्री जी का जो मिलेट्स कॉन्क्लेव था उसमें भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बाजरे के समर्थन मूल्य की खरीद पर केंद्र रास्ता निकाले। क्या बात है। मैं सदन का ध्यान किसान वेलफेयर सोसाइटी बनाम राज्य सरकार, ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया और उसमें जो एफिडेविट दिया, मैं मुख्यमंत्री जी के सलाहकार महोदय आपसे कहूंगा, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 और जुलाई 2022 को 2 बार पत्र लिखकर कहा कि अगर राजस्थान की सरकार एमएसपी पर बाजरे को खरीदना चाहती है तो अपना प्रस्ताव बना के भेजो। इन्होंने भेजा नहीं, ये बात इन्होंने खुद ने स्वीकार की। अब 100 करोड़ के मिशन का दावा, सभापति महोदय 66% बाजरा राजस्थान पैदा करता है और राजस्थान के अंदर इस बार 1600-1700 रुपए में किसान का बाजरा बिका, 2350 रुपए की एमएसपी थी, 6000 करोड़ रुपए का राजस्थान के किसानों को फटका लगा। और मुझे ये बता दो कि ये जो आप मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह नगर के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑफ मिलेट्स, ये कहाँ है जी। और आप मेरे को ये बता दो, और क्या अब आप तो खोल नहीं रहे, केंद्र सरकार ने जब खोलना चाहा और कृषि अनुसंधान परिषद ने जून 2021 में जब कहा कि हम खोलेंगे रिपोर्ट, आपने जमीन नहीं दी, पर अब धन्यवाद आपने जमीन दी। इसलिए सभापति महोदय, ये सारे मिशन का नाम लूं, राजस्थान सुरक्षित खेती मिशन, उद्यान विकास निगम, फसल सुरक्षा मिशन, कृषि, लंबा समय जाएगा। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं सभापति महोदय। और मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय, ये जो भरतपुर में 7.5 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर एक्सलेंस ऑफ एपीकल्चर, ये मधुमक्खी वाला, ये सेंटर भी बता दो। और गंगानगर में जो लैब खोलने की बात थी आपकी, वो भी बता दो आप। और मैं समझता हूं कि 2022-23 के में पैरा 138 में आपने जो 1 लाख परिवारों को 2000 करोड़ रुपए का कृषि के लिए लोन देने की बात की थी, जरा आप बताएं। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि आपने इसमें कितना लोन दिया। सभापति महोदय, अभी सरकार में कई तरह की बात चली, कई लोगों ने दिल्ली की बात की, भारत सरकार के कृषक कल्याण कानूनों की बात की, किसान की शहादत की बात की। ये सही है कि आप लोगों ने केंद्र सरकार का कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020 को रिपील किया, ब्रूटल मेजोरिटी आपने किया। क्या था इसके अंदर? किसान को कृषि मंडी की जंजीरों से मुक्त करने का प्रावधान, किसान जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अपनी फसल को बेचे,
मंडी टैक्स के, मंडी की 4 दीवारों के बाद बाहर उसको टैक्स नहीं लगेगा। और आपने क्या किया, आपने खुद ही, आप मंत्री महोदय, ये कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 2020 आपने इसी सदन में पारित कराया। सेक्शन 17 में एक नया सेक्शन 17A जोड़ा आपने, और इस कृषि उपज मंडी की परिभाषा को इतना व्यापक बना दिया। आज सभापति महोदय, आपका खेत है, मेरे को मालूम है, और ये भी मेरे को मालूम है, खेत में कई बार आप खड़े खड़े कहते तो भी यहीं बेच दे अपने, तो वहां भी टैक्स देना पड़ेगा। आप चाहे अपने खेत में बेचो, बाजार में बेचो, कहीं बेचो, उस मंडी की कृषि उपज मंडी के परिधि को इतना फैला दिया इन्होंने, परिभाषा को बदल दिया। और आज राजस्थान में सर्वाधिक मंडी टैक्स है। 1 रुपया 60 पैसा मंडी टैक्स, 50 पैसा सेस। इस सेस को क्यों नहीं हटाते, अब तो कोविड चला गया। और 2 रुपये 25 पैसे आड़त, और कई जीन्स पर 2.5 पैसे SGST। आज ये सर्वाधिक मंडी टैक्स राजस्थान के अंदर है। सभापति महोदय, कोई ऐसा सत्र नहीं रहा जिसके अंदर किसानों के कर्जे माफी की बात नहीं चली हो। आज हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के किसानों के साथ जो कर्जा माफी के नाम पर धोखा हुआ, आज उस किसान की चित्कार राजस्थान के कोने कोने से उठने लगी। सभापति महोदय, जिस समय 19 दिसंबर 2018 को सरकार ने पहले राज्यज्ञा निकाली थी किसान के कर्जा माफ करने की, उस समय राजस्थान के किसानों पर कर्जा था 66 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ रुपए। और आपने इसी सदन में कहा हमने 9,427 करोड़ का कर्जा माफ किया और 6,000 करोड़ का पूर्ववर्ती सरकार का कर्जा माफ किया, यानी 99,996 करोड़ का कर्जा हो राजस्थान के किसान पर, और आप 9,427 करोड़ का कर्जा माफ करो। शहादत में नाखून कटा के शहादत में नाम लिख दे मेरा, कितने दिन नाम लिखाओगे आप। और मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक, ये ग्रामीण बैंक KCC के आधार पर जिन्होंने ऋण ले लिया, आपने कितनी बार कहा हम 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे। 2019-20 में राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा 11 में, 2020 में 28 पैरा 28 में, 2022 में पैरा 57-58 में, बजट में 2019-20 में पैरा 25 में, 2021-22 में पैरा 68 में। और आपने कहा 23 नवंबर 2018 के अवधि पार इन सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे। और अब आप क्या कह रहे हो, पत्र लिखो, पत्र लिखो का खेल। कभी आप पत्र लिख देते हो प्रधानमंत्री जी को, कभी मुख्यमंत्री जी लिख देते हैं, कभी उनको लिख देते हैं वित्त मंत्री जी को। तो आप कम से कम अपने घोषणा पत्र में ये तो कह देते कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का ऋण हम तभी माफ कर पाएंगे जब केंद्र सरकार हमारा सहयोग करेगी या बैंक हमारा सहयोग करेंगे। आपने इसी सत्र में मंत्री महोदय चित्तौड़ से आने वाले मान्य सदस्य के एक सवाल में स्वीकार किया है कि 30 नवंबर 2018 से नेशनलाइज बैंक के 31 दिसंबर 2022 तक 3,49,457 किसानों के 6,1800 करोड़ रुपए का खाते NPA हो गए, 6,018 करोड़ के खाते NPA हो गए। और इसी में आपने स्वीकार किया है कि 95,629, आपका रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, मेरा कोई नहीं है, 95,629 किसानों का 1,809 ये किसान डिफॉल्टर हो गए। सभापति महोदय, इन किसानों की जमीन को नीलाम होने से कोई बचा नहीं पाएगा। ये जो CPC में आपने अमेंडमेंट किया था 2020 में, आपको मालूम था ये सेंट्रल लॉ है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के असेंट के लिए, और आज तक ये बिल आया नहीं। अब आप कह रहे हो चुनाव आ गया ना, हम राजस्थान फार्मर डेट रिलीफ एक्ट लेकर आएंगे। मैं समझता हूं, मैं आज सदन में जुम्बारी से कह रहा हूं, ये जो खाते NPA हुए हैं 3,49,000 किसानों के, ये जो 6,018 करोड़ का NPA हुआ है लोन किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों का, ये किसानों को आप बचा नहीं पाओगे। ये किसानों की आह आपको नस्ते नबूद कर देगी मंत्री महोदय। और इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं सभापति महोदय, ये जो राजस्थान के अंदर एक राजस्थान कृषि कर्जदारी अधिनियम 1957 से चल रहा सभापति महोदय, ये तब लाया गया था किसान को सूदखोर से बचाने के लिए, ब्याज माफिया से बचाने के लिए, मनमाने ब्याज नहीं वसूल करे। और इस जो राजस्थान कृषि ऋण कर्जदारी अधिनियम 1957 में ये प्रावधान किया गया था कि ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, मूल से ज़्यादा ब्याज नहीं लगेगा, रकम की अदायगी 12 किस्तों में होगी और ब्याज की दर भी 6 से 9% होगी।
और इसके लिए स्पेशल डेट रिलीफ कोड का प्रावधान किया और इसके सेक्शन 21 में यह भी कहा था कि अगर किसान अपना ऋण किसी चुका नहीं पाएगा तो उसको दिवालिया करार नहीं कराया जाएगा। और इसमें सेक्शन 5 में यह भी कहा गया सिविल कोर्ट में अगर किसान के खिलाफ कोई डिग्री है और इस एक्ट के अंदर किसान चला जाता है तो सिविल कोर्ट की वो प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी। मंत्री महोदय, आज ये राजस्थान की सरकार गंभीर नहीं और राजस्थान के किसानों को ये 1957 के कानून के बारे में मालूम नहीं। ये अब भी एडवांस चेक ले रहा सूदखोर के चुंगल में राजस्थान का किसान है और वो जब एडवांस चेक लेकर उस सूदखोर को पैसा लेता है और वो बैंक में डिसऑनर चेक हो जाता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 में किसान पर मुकदमा होता है। ये आज एक स्टडी है, राजस्थान में हर किसान परिवार पर 70,500 का कर्जा, उसमें 30,921 का साहूकार का कर्जा, 45% साहूकार के चुंगल में राजस्थान भी है। और इस चक्रवर्ती ब्याज में ये पंचायत मंत्री जी बैठे हैं, इनके इलाके का वो किसान सोप गांव का किसान कमल, उसने 12 साल पहले, मंत्री जी आपको ध्यान है, आप शायद वहां बैठने भी गए थे, 3.5 लाख का कर्जा लिया और कर्जा बढ़कर हो गया 3.5 करोड़ और उसकी जब जमीन बिकने लगी तो उसने अपनी जान दे दी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार अमेंडमेंट लेकर आए, इस राजस्थान कृषि कर्जारी अधिनियम इस सेक्शन 5 में एक अमेंडमेंट और लेकर आओ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1900 ये एक्ट उसके अंदर भी अगर कोई आएगा और इस एक्ट में अगर प्रावधान कर दोगे कि उसमें भी कार्रवाई नहीं चलेगी तो किसान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। सभापति महोदय, भादरा से आने वाले मान्य सदस्य की तकलीफ हम सब ने देखी, जिम्मेवार व्यक्ति ऐसे धरने पर नहीं बैठे। आज किसान अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ते हुए तापमान से खत्म होती उसकी फसल, सुरक्षा चक्र फसल बीमा योजना, करोड़ों रुपए की फसल बीमा का मुआवजा, आज ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा कंपनी और आपके कृषि विभाग के बड़े अधिकारियों के मिलीभगत से किसान को वंचित करने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम है 20 लाख से ज्यादा ऋणी किसान है। सभापति महोदय, ऋण लिया नहीं, अपना प्रीमियम कटानी, 2% खरीफ का और 1.5% रबी का, ये प्रीमियम राशि बैंक ने काट दी, बीमा के पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई और उसके कारण से किसान महरूम रह गया बीमा से। ये आपके सामने नागौर, चूरू, सीकर जो में कोटा में रबी 2021 खरीफ 2021 लाखों किसान महरूम रह गए। बीमा का प्रीमियम बैंक ने काटा, बीमा कंपनी के पोर्टल पर दर्ज नहीं किया, किसान का फसल बीमा तो गया ही पर वापस प्रीमियम की राशि भी उसके खाते में जमा नहीं हुई। या भी बाड़मेर का हमने वो मंजर देखा, बीमा कंपनी ने किसान को 5 पैसे में 5 पैसे से 20 रुपए तक मुआवजा दिया। पत्रिका ने, राजस्थान पत्रिका ने लिखा, प्रसंगवश कब तक छिड़कते रहोगे किसान के जख्म पर नमक। और उसके बाद सरकार सक्रिय हुई। केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, बीमा कंपनी को उन्होंने बुलाया और बीमा कंपनी ने कहा जो क्रॉप कटिंग में सैटेलाइट के इमेजेस से दे रहे थे मुआवजा, उसको करके क्रॉप कटिंग के आधार पर, रेवेन्यू विभाग के आधार पर दिया गया। एक मीटिंग में 311 करोड़ का मुआवजा बढ़कर हो गया 540 करोड़ रुपए। और सभापति महोदय, अभी राजस्थान में जो फसल बीमा योजना 2020-21 प्रीमियम कटा राजस्थान में 6,343 करोड़ और बीमा का क्लेम मिला 4,076 करोड़। ये आंकड़े मेरे जुम्बारी से लिए सभापति महोदय। बीमा कंपनी को एक साल में 2,268 करोड़ का फायदा। मैं समझता हूं नियम हमारे सामने है, बिजाई से फसल कटाई के 14 दिन के अंदर अगर प्राकृतिक आपदा होता है तो मुआवजा उसको मिलता है। 72 घंटे के अंदर नुकसान होने पर टोल फ्री पर वो किसान जाकर शिकायत दर्ज कराता है, ऐप पर कराता है, ना टोल फ्री उठता ना ऐप उठती। और उसके बाद 7 दिन में बीमा कंपनी का इंस्पेक्टर या आदमी आता है इंस्पेक्शन करने के लिए, किसान को सूचित करना पड़ता है, किसान को सूचना नहीं देते। और मैं समझता हूँ सभापति महोदय, चाहे वेदर स्टेशन का मामला हो और चाहे टोल फ्री का मामला हो, ये किसान के साथ क्रॉप कटिंग के नाम पर जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, निश्चित तौर पर मंत्री महोदय आपको इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और ये राज्यांश जो आप अधिसूचित प्रीमियम का दर्ज नहीं देकर आते, आपके सामने कई बार आया, आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया था करीब 2019 में 1,430 और रबी में 685, नोट से आने वाले मान्य सदस्यों के उत्तर में भी आपने स्वीकार किया। और सभापति महोदय, कंक्लूड करें। मैं अपनी बात समाप्त करूं,
मैं अभी मेरा समय, सभापति महोदय, जो लंपी वायरस की बात यहाँ चली, लंपी वायरस में मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 40,000 रुपये सहायता देंगे, और ये प्रकृति प्रतिवेदन आपका कहता है 21 में 15,72,000 गौवंश संक्रमित हुए और 75,820 काल कलवित हुए। ये आपको मालूम है आर्टिकल 246 के अंदर पशु धन की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और सभापति महोदय, ये जो इस बार जो 4 सितंबर को सरपंच संघ ने एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन इस बात का दिया कि उन्होंने सरकार के निर्देश पर गोवंश का शवों का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण किया, उसकी राशि मांगी, और उनका आंकड़ा था 5,13,002। अब सभा अध्यक्ष मंत्री महोदय, आप मुझे बताएं, आप जो मुआवजा देंगे वो 75,820। आज ग्राम पंचायत की कार्रवाई रजिस्टर में एक गौवंश का जब उन्होंने उसका सबका निस्तारण किया, उसका इंदिराज है। आज सरपंच संघ कहता है, रिकॉर्ड ये कहता है, इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये पशु बीमा योजना का साथ क्या किया आपने? 4 साल बाद आप अक्टूबर में अब चेते हो, आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। और अब मुख्यमंत्री जी से कहला रहे हो कि हमें दो दुधारू पशुओं का 40,000 रुपये प्रति पशु कम दानू पशु बीमा योजना प्रारंभ करेंगे। आपने 22-23 में क्या कहलवाया था? बजट 13 में 150 करोड़ की लागत से 6 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा योजना। एक का किया हो मंत्री महोदय, एक का सिंगल का किया हो तो मैं सदन में कभी आपके सामने कंक्लूड करें प्लीज। क्या बातें करते हैं सभापति महोदय। और मैं समझता हूं कि ये जो आपने पशु बीमा योजना के साथ जो खिलवाड़ किया, 2018 में बंद किया, 2019-20 में आपने कहा प्रीमियम ज्यादा आ गया, तो आपने तो मुफ्त में, आपने ये क्यों कहा अपने धन घोषणा पत्र में कि हम पशु धनों का लघु सीमांत और सीमांत का मुफ्त में बीमा करेंगे? आपने क्यों कहा हमें अपने बजट घोषणा में 6 लाख पशुओं का हम बीमा करेंगे, और आपने उसके बाद में बहाना यह किया कि प्रीमियम ज़्यादा आ गया, और 2020-21 में कोई कंपनी आई नहीं, और अब RLDP के माध्यम से 4 साल बाद आधी अधूरी बात कर रहे हो। मैं समझता हूँ इसमें भारत सरकार की योजना है। सभापति महोदय, मैं अंत में एक राय आपको दूंगा, ये सरसों को, राजस्थान में सर्वाधिक सरसों हम पैदा करते हैं देश में, पूरे देश की सरसों में 50% हमारा योगदान है। आप इस सरसों को, हम राजस्थान को सरसों का प्रदेश घोषित क्यों नहीं करते? आपके सामने मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मोपा की मांग है, मंडी टैक्स इस पर क्यों नहीं समाप्त करते? एग्रीसेस इस पर क्यों नहीं समाप्त करते? बफर स्टॉक इसका क्यों नहीं कम करते? और इस बार सरसों की फसल जो बर्बाद हुई, SDRF में 19,000 करोड़ पड़ा है, इसको क्यों नहीं करते? और सभापति महोदय, अंत में मंत्री महोदय, ये राजस्थान सहकार जीवन सुरक्षा योजना बीमा योजना और राजस्थान व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, इन योजनाओं को सभापति महोदय ब्रोकर कंपनियों से क्या मोह हो गया इन मंत्रियों का? ये श्रीराम फाइनेंस को किसी को दे दें। मेरा आरोप है सरकार पर, भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार ने जानबूझकर राजस्थान के 25 लाख किसानों को राजस्थान सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना और राजस्थान सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से वंचित किया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अब समय आ गया है, राजस्थान का किसान पशुपालक उठ खड़ा हुआ है। आपके धोखे और प्रपंच के बल पर यह किसान आएगा नहीं, और ये किसान नस्ते नबूद करेगा आपको और आपकी सरकार को। सभापति महोदय,